बसंतराव रस्तोगी राज्य पुरस्कृत पूर्व प्रधानाचार्य एवं ज्योतिषाचार्य अपने दर्शकों का अभिनंदन करता है। आज हम 1 मई 2025 से 15 मई 2025 तक का कर्क राशि का उत्कर्षपूर्ण भविष्यफल बताएंगे। आपसे निवेदन है कि इसको ध्यानपूर्वक सुने। इससे पूर्व हमने मंगल का नीच का कर्क राशि का फल आपको बताया था और आपने उसका अनुभव भी किया होगा कि बताया हुआ कितना सफल या कितना असफल रहा आपके जीवन में। यदि उससे आप संतुष्ट हैं तो कर्क राशि के प्रस्तुत भविष्य फल को सुनने का कष्ट करें। देखिए, सबसे पहले जब हम भविष्य फल बता रहे हैं तो कर्क राशि में ग्रहों की 1 मई 2025 को क्या स्थिति है, इसे देखना भी अनिवार्य है। प्रथम भाव में, जिसे लगन कहते हैं, वहां पर नीच राशि का मंगल है। फिर भाग्य भाव में मीन राशि में शुक्र, बुध, शनि और राहु हैं। जन्मपत्री के 10वें भाव में सूर्य मेष राशि में है जो उच्चिक हैं, और एकादश भाव में गुरु वृष राशि पर। पत्री के 3 भाव में कन्या राशि में केतु है। देखिए, भविष्य फल बताने से पूर्व ये जानना आवश्यक था कि वर्तमान में ग्रहों की क्या स्थिति है। प्रत्येक ग्रह की अपनी शक्ति होती है, लेकिन ग्रह जो है दूसरों के प्रभाव से भी अपने प्रभाव को घटाता और बढ़ाता है। अतः हम समग्र रूप से ये देखेंगे कि ये समय 1 मई 2025 से 15 मई 2025 तक का कर्क राशि के लिए उत्कर्षपूर्ण क्यों है। हालांकि हम पहले ही आपको नीच के मंगल को बता चुके हैं कि यहाँ पर कर्क राशि में मंगल नीच का नहीं बल्कि राजयोग कार्य होता है। संक्षेप में आज ही बताना आवश्यक है, क्योंकि काल पुरुष की जन्मपत्री में प्रथम भाव में मेष राशि होती है और मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल जब लगन में अपनी राशि में आए तो वो वहाँ पर हानि नहीं पहुँचाएगा। हालांकि वर्तमान में वो कर्क राशि में है। कर्क राशि में कितना भी हो, लेकिन उच्च के सूर्य की चतुर्थ दृष्टि मंगल पर है, लगन पर है और कर्क राशि पर है, तो सारे दोष पत्री के समाप्त हो गए। ग्रहों का राजा सूर्य है और वो भी पूरी पावर में है। तो जब एक शक्तिशाली राजा अपने सेनापति पर पूर्ण दृष्टि लगाए हुए है तो सेनापति कभी भी अशुभ कार्य कर ही नहीं सकता है। अब इसके बाद में हम आते हैं मंगल के दृष्टि प्रभाव पर। मंगल चतुर्थ भाव को देख रहे हैं चतुर्थ दृष्टि से। कहने का अभिप्राय यह है कि उस चतुर्थ भाव को सूर्य भी अपनी उच्च दृष्टि देख रहे हैं। चतुर्थ स्थान माता का, पत्नी का, संपत्ति का, मकान का, प्रजा का,
है, तो ऐसी स्थिति में आपकी माता जी स्वस्थ रहेंगी, पत्नी स्वस्थ रहेंगी, परिवार में सुख शांति रहेगी। संभव है कि आप कोई मकान और जायदाद को खरीदें या उसमें मरम्मत करवाएं, ये सब कुछ संभव हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लिए बहुत लाभकारी है। अब उसकी सप्तम दृष्टि आती है अपनी उच्च राशि मकर पर। सप्तम दृष्टि में मकर राशि है और जो मंगल की उच्च राशि होती है, तो फिर तो वहाँ कहना ही क्या, आपके कार्य व्यापार में बहुत उन्नति होगी। ये कार्य व्यापार का भाव है और ये भाव जो है आपकी पत्नी का भी है, तो आपकी पत्नी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। पत्नी अगर स्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगी। कहने का अभिप्राय यह है कि सप्तम भाव से संबंधित जो भी फल हैं वो आपको उत्तम ही प्राप्त होंगे। अब हम आते हैं केतु पर। केतु पत्री के तृतीय भाव में कन्या राशि में। देखिए, राहु और केतु की ना तो कोई राशि होती है और ना उनका कोई भाव होता है। वो जिस भाव में बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं और जिस राशि में बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। तो केतु पर विचार करना बड़ा अनिवार्य है। पहली बात तो यह है कि केतु पर गुरु की पंचम दृष्टि है और गुरु लाभ भाव में बैठे हैं। अब जो गुरु की पंचम, वैसे केतु गुरु के बहुत नज़दीक में है। गुरु में धार्मिकता होती है, केतु में भी धार्मिकता है, और गुरु के दर्शन से, दृष्टि से केतु में धार्मिकता और बढ़ गई। दूसरी बात जो है, केतु जो है बुद्धि की राशि में बैठे हैं और बुद्ध नीच भंग राजयोग बना करके भाग्य भाव में बैठे हैं। वहाँ से केतु पर उनकी और राशि पर दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में केतु जो है बुद्ध के प्रतिकूल नहीं कर सकते हैं। केतु, बुद्ध, शुक्र, शनि तीनों के मित्र भी हैं और तीनों की दृष्टि जो है केतु पर है। तो केतु से यही आशा की जा सकती है कि वो आपको शुभ फल देंगे। अगर आपके मित्रों से बिगाड़ हो गया है तो उनसे विचार मिलने लगेंगे, भाई से संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपकी विचार शक्ति उत्तम होगी, आप जो बोलेंगे सोच समझ कर बोलेंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि केतु आपके मार्ग में अशुभ सिद्ध नहीं होगा, शुभता ही प्रदान करेगा। और वैसे आगे अगर हम देखते हैं तो अब हम आते हैं भाग्य भाव में। भाग्य भाव में शुक्र उच्च के हैं, बुध भी नीचभंग राजयोग बना रहे हैं, शनि भी शुक्र के मित्र हैं और शनि जो हैं चांदी के पाए से चल रहे हैं। और मीन राशि में शनि सदा शुभ फल देते हैं, क्योंकि शुक्र शनि गुरु की राशि में अशुभ फल दे सकते हैं, लेकिन शनि गुरु की राशि में धनु और मीन में दोनों में ही शुभ फल देते हैं। राहु एक कितने भी अशुभ ग्रह क्यों ना हो, लेकिन शुभ ग्रहों के साथ में मिलने से उनकी अशुभता खत्म हो गई। वैसे भी सूत्र में कहा गया है कि त्रिकोण एक ऐसा भाव होता है जहाँ पर अशुभ ग्रह अपनी अशुभता को त्याग देते हैं और शुभ फल देने को बाध्य हो जाते हैं। राहु यहाँ पर उसी स्थिति में है कि वे जो हैं, ये जो भाग्य भाव है, धर्म भाव भी कहा जाता है, इसके स्वामी भी गुरु हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु जो हैं यहाँ पर शुभ फल देने को बाध्य हैं। राहु के शुक्र और शनि दोनों मित्र भी हैं, और शनि को मैंने बता दिया कि चांदी के पाए चल रहे हैं।
तो ये जो चारों ग्रह की एक जो चौकड़ी है वो आपके भाग्य को चमकाएगी। लेकिन राहु के विषय में ये भी कहा जाता है सकृत भाग्य लावा सकृत धन सेवा है। राहु कभी कभी अचानक हानि पहुंचा देता है। जैसे मछैना सर्प होता है वो अलग पड़ा हुआ है, उसमें कोई हानि भी नहीं है और सामान्यतः आप कभी कभी निकल जाते हैं तो बोलता भी नहीं है, लेकिन जब कभी उसके दिमाग में आ जाए तो वो आपके ढंग भी मार देता है। वही स्थिति राहु की है। अतः मेरा आप सभी से एक सुझाव है कि वो 21 गोलियाँ मटर बराबर बना करके आटे की किसी नदी और तालाब में डाल दिया करें तो बहुत ही शुभ होगा। दूसरा एक सुझाव ये भी है कि आप जिस कमरे में बैठते हैं उस कमरे में मोर के पंख लगाएं और जिस चारपाई पर आप लेटते हैं उस पर चारपाई के नीचे जो है उसे बिछाएं। एक दुआ मुझे याद आ गया, वो सुनाता हूँ। सारंग न सारंग गयो सारंग पहुँचो आए, सारंग से सारंग गए सारंग छूट जाए। एक मोर ने सब पकड़ लिया, सब मोर का भोजन है। आसमान में बादल आ गए और बादलों को देख करके मोर चीखता है, तो उसके सामने ये समस्या पैदा हो गई कि वो बादलों का स्वागत करे या अपने भोजन को खाए। कहने का अभिप्राय ये है कि जो आपका कालसर्प दोष है या जो आपका राहु केतु हैं ये मोर से बहुत घबराते हैं और यही कारण था भगवान कृष्ण ने काली जय में नाग को मारा था। तो वो कोई भी किसी भी आभूषण का मुकुट नहीं पहनते थे, बल्कि वो केवल मोर के पंखों को अपने सिर में लगाया करते थे। तो मेरा मित्रों से निवेदन है कि मोर के पंख को आप कमरे में लगाएं और चारपाई जिस पर लेटते हैं उसमें घड़ी के नीचे बिछाएं, तो ये कालसर्प दोष हो या आपका राहु केतु का प्रभाव हो, ये सब नष्ट हो जाएगा। वैसे थोड़ा बहुत जो है असर राहु केतु का कालसर्प दोष का है, लेकिन उसकी मैंने आपको दवा बता दी। अब हम आते हैं शनि की दृष्टियों पर। तो शनि की सप्तम दृष्टि जो है तृतीय भाव पर पड़ रही, जो इस समय शनि शुभ फल देने के लिए बात है ही। और शनि की दसम दृष्टि जो है छठे भाव पर धनु राशि पर है। तो शनि के विषय में कहा जाता है कि जब भी शनि यहाँ देखता है उसका जो है सर्वनाश कर देता है, और छठे भाव में शनि देख करके शत्रुओं का विनाश कारक है। आपकी सारी समस्याएं जितनी भी हैं उन सबको समाप्त कर देगा। उच्च का शुक्र तो आपकी समझिए सोने में स्वागत देने वाला है, भाग्य स्थान बैठा हुआ है। जो भी आपके कार्य हैं उन सबको शुक्र पूरा ही करा के छोड़ेगा, कोई काम आपका अधूरा नहीं रहेगा। जब तक शुक्र जो है इस भाव में है, कोई भी कार्य आपका अटका हुआ है उसे निकलवाने की कोशिश की हो जाएगा। शुक्र जो है सुख, समृद्धि, लक्ष्मी, प्रेम, कला, कंप्यूटर आदि सारी कार्यों में शुभता प्रदान करने वाला है। तो इसलिए शुक्र के लाभ को आप उठाने का प्रयास करें। अब हम आते हैं 10वें स्थान पर। 10वां स्थान जो है यहाँ उच्च के सूर्य बैठे हुए हैं। तो जब राजा आपका कर्म क्षेत्र बैठा हुआ है, वो आपके काम में सहायता कर रहा है, आपके प्रबंधन में सहयोग दे रहा है, तो आप जैसा चाहें वैसा शासन चलाइए और जो चाहें वो कार्य करिए और हर कार्य जो है आपको सफल देगा। दूसरी एक बात ये है कि सूर्य जो 10वें भाव बैठे हुए हैं उनसे 11वां भाव लाभ का है, जहाँ गुरु बैठे हुए हैं। गुरु तो सूर्य के भी गुरु हैं, तो जो परिणाम होगा उस कार्य का वो भी शुभ ही फल देगा, कोई भी अशुभता नहीं आ सकती। मैंने बताया था कि सूर्य की चतुर्दृष्टि लगन पर है, तो लगन आपका शरीर स्वास्थ्य सब कुछ सही हो जाएगा। 7वीं दृष्टि उसकी कर्म क्षेत्र पर है। अगर आप प्रशासक हैं, शासन करता है,
तो जो आपके अंडर में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो नियंत्रित रहेंगे और आपकी बात मानेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, जमीन जायदाद की वृद्धि होगी। कहने का मतलब है कि सूर्य जब राजा है और इन्हें आपका आशीर्वाद प्राप्त है तो फिर कोई घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हम आगे आते हैं गुरु पर। तो देखिए ज्योतिष में ये नियम है कि जन्म पत्री में 2 ग्रह सही हों, और चाहे सब ग्रह शुभ हों, गुरु और शनि, तो उस व्यक्ति का कोई भी कुछ बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर केंद्र में गुरु बैठा हुआ है बल्ले बल्ले, त्रिकोण में या लगन में गुरु बैठा हुआ बल्ले बल्ले, एको जीवा लगने सभी होगा सर्व। और गुरु अगर लाभस्थान बैठा हुआ है तो वो सबको कवर कर रहा है। लाभ का मतलब हर प्रकार का लाभ। लाभ का मतलब कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो ये विवाह करा देगा। आपके संतान नहीं हुई है तो अब संतान होगी और वो भी पुत्र होगा। आप शिक्षा दे रहे हैं तो प्रथम श्रेणी में पास होंगे। शासन और सत्ता से अगर संबंध चाहते हैं तो शासन सत्ता से आपको लाभ मिल सकता है। वैसे उच्च का सूर्य भी आपको शासन सत्ता से लाभ दिलाने के लिए बाध्य है। अब गुरु जो है वो लाभ स्थान जो बैठा हुआ है तो ये समझ लीजिए कि आपके बड़े भाई वगैरह से भी संबंध अच्छे रहेंगे। गुरु जो है शुक्र की राशि वृष में बैठा हुआ है, और शुक्र जो है गुरु से 11वें भाव में है। नहीं, गुरु से शुक्र 11वें भाव में है तो गुरु जो है शुक्र को भी कवर किए हैं और शुक्र राशि को भी कवर किए हुए हैं। जब ऐसी स्थिति है तो शुक्र में और शक्ति आ गई है और शुक्र जो है वो आपको शुभ फल देगा, शुभ फल देने को बाध्य है। और गुरु भी आपको शुभ फल देगा। गुरु सप्तम स्थान में आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। तो कहने का मतलब यह है कि उच्च का गुरु होने से लगन को भी प्रभावित करता है। लगन में स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, सब कुछ सही हुआ, ऐश्वर्य का सम्मान बढ़ेगा। अंत में मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस जन्म पत्री के सारे लाभों को जो पीछे बताया उसमें प्राप्त करेंगे, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप इसको परीक्षित करके देखिए, जो मैंने बताया है एक एक शब्द सत्य होगा। ये ज्योतिष के नियमों के अनुसार बता रहा हूँ, मेरा अपना मौखिक या आपको खुश करने का कोई उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद सभी को, पुनः नमस्कार।